नमस्कार दोस्तों। निशिकांत दुबे को देख रहा था, मैं सुन रहा था, एक निजी चैनल के शो में वो शिरकत करने पहुंचे थे। निशिकांत दुबे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से सवाल कैसे हो सकता है, वो तो सवालों से ऊपर है। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। बस मैंने ये बात सुनी और हंसी मेरी रुकी नहीं, और सहसा मेरे मन में विचार कौंधा कि भाई वो भगवान ही क्या, जिसे खुद बताना पड़े कि मैं भगवान हूं। इसके लिए तो भक्त तो होने चाहिए जो कहें कि हमारे वाले जो हैं वो नेता वेता नहीं है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि वो भगवान है। इसीलिए कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी कुछ एंकर्स को, जिनको वो इंटरव्यू दे देते हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए कहते हैं भाई मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मतलब मैं जैविक नहीं हूं। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे मीम बने, बहुत आलोचनाएं भी हुई, बहुत सटायरिकल शोज बने। तो अब क्या हो रहा है, अब नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का जो हिस्सा है, बल्कि आप ये लगा लीजिए नरेंद्र मोदी के हिटमैन जैसे आप मान सकते हैं निशिकांत दुबे को, वो कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर है। अब आप सोचिए सवालों से ऊपर होता कौन है। जब भी आस्थाओं को लेकर कोई डिबेट होता है, अभी अभी आपने एक डिबेट देखी होगी जिसमें था डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो भगवान के एग्जिस्टेंस को मानने वाले लोग जो हैं वो अंत में कहते हैं कि भगवान के ऊपर सवाल नहीं पूछा जा सकता है। सो सवालों से परे कौन है? सवालों से परे होता है भगवान। और निशिकांत दुबे के लिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो सवालों से परे हैं। तो क्या कोई प्रधानमंत्री सवालों से परे हो सकता है? और अगर कोई प्रधानमंत्री सवालों से परे है तो क्या वो लोकतंत्र की जो बुनियादी समझ है उसको सर्कुलेट कर सकता है? क्या उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों का भला हो सकता है? ये बड़े सवाल हैं। इसीलिए मुझे लगा कि द पॉलिटिक्स शो में इन सवालों का जिक्र करना चाहिए। तो इन सवालों का जिक्र करेंगे। निशिकांत दुबे ने जो बातें कही कि नरेंद्र मोदी सवालों से परे हैं, राहुल गांधी अर्बन नक्सलाइट हैं, और अलग अलग देशों में नरेंद्र मोदी को सम्मान मिलता है, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी को दोस्त बताते हैं, डोनाल्ड ट्रंप माय डियर फ्रेंड बोलते हैं नरेंद्र मोदी को। तो इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोदी सवालों से ऊपर हैं। तो भाई नरेंद्र मोदी केवल एक व्यक्ति है नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके हेड हैं। नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं किताब की, वो किताब बीजेपी के दफ्तर में या आरएसएस के हेडक्वार्टर में तो छपी नहीं होगी। वो वही किताब है जिसकी शपथ तमाम विधायक, तमाम सांसद लेते हैं। वही किताब है जिसके आधार पर देश चलता है। वो किताब है संविधान का। संविधान का एक आर्टिकल है 75। इसका जो तीसरा पॉइंट है, संविधान के आर्टिकल 75 का तीसरा हिस्सा जो है वो कहता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। अब लोकसभा में कौन बैठते हैं भाई? लोकसभा में बैठते हैं सांसद। ये लोकसभा में बैठे, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करती है जनता। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से, जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है, वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। मतलब आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी नए कानून ला रहे हैं, कोई अध्यादेश ला रहे हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा लोकसभा को। लोकसभा के तमाम सदस्य आपसे बातचीत करेंगे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सवालों का आप जवाब दें। यह संविधान कह रहा है। लेकिन निशिकांत दुबे कहते हैं कि नहीं 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 भाई, नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ सकते, वो सवालों से ऊपर है। तो भाई साहब, संविधान जो है उसके हिसाब से ही ये देश चल रहा है। फिलहाल देश को चलाने के लिए कोई दूसरी किताब नहीं आ गई है। और आपके मन में अगर कोई दूसरी किताब या कोई दूसरे नियम कायदे घूम रहे हो तो ये आपके मन का वहम हो सकता है। इस वहम को दूर करिए। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कितना भी ताकतवर हो, वो सवालों से परे नहीं हो सकता है। और मौजूदा को तो छोड़ दीजिए, जो प्रधानमंत्री सेवा करके जा चुके हैं, अपने पद पे रह के मुक्त हो चुके हैं उस पद से, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे वो पंडित नेहरू हो, पहले प्रधानमंत्री, सवाल और क्रिटिकल एनालिसिस जो है उनका भी होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है नहीं भाई। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं। फिलहाल 2026 चल रहा है। 12 सालों से वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री से एक एक व्यक्ति जो है खुद जाकर तो सवाल पूछेगा नहीं। तो सवाल कौन पूछेंगे? सवाल सदन के अंदर पूछेंगे जो विपक्ष के सांसद लोग हैं। तो सदन कितना चलता है यह आप लोगों को पता ही होगा। और सदन के जो प्रतिपक्ष के नेता है मौजूदा, राहुल गांधी, वो जब सवाल पूछ रहे हैं तो कहा जा रहा है राहुल गांधी सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि मोदी जो हैं वो सवालों से परे हैं। दूसरा कौन सवाल पूछ सकता है? सवाल पूछ सकते हैं जर्नलिस्ट लोग, मीडिया, प्रेस। लेकिन मीडिया और प्रेस की हालत क्या है? जर्नलिस्ट किस तरीके से पीआर एजेंट बन गए हैं, यह आप लोगों को भी पता होगा।
पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं? कितनी बार वो मीडिया के सामने आए हैं कि भाई ये मैंने फैसला लिया है, ये मैंने नीति बनाई है, ये मैंने कानून बनाया है, मेरी सरकार ने किया है, इस पे आओ सवाल पूछ लो। यूएस ट्रेड डील हो जाता है, हमको पता पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए पहले, और बाद में सूचना आती है भारत की सरकार की तरफ से। यूएस ट्रेड डील में क्या क्या हुआ है, किसानों के हित को आपने ध्यान में रखा है या नहीं रखा है, ये कौन बताएगा? इसके ऊपर सवाल कौन पूछेगा? आपने पीएम केयर्स फंड जो है वो नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से उसका प्रचार किया गया, लेकिन अब जब पूछते हैं कि भाई पीएम केयर्स फंड का फंड जो है वो गया कहां, किसकी केयर कर रहे थे पीएम, तो कह दिया जाता है कि नहीं 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 नहीं, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता, इसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो सवाल पूछे ही नहीं, सवाल गायब कर दें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत जिस प्रधानमंत्री की नहीं हुई है, वो लोगों के सवालों का जवाब देने से तो मुकर ही रहे हैं, और निशिकांत दुबे जैसे लोग जो हैं वो इसे एस्टेब्लिश कर देना चाहते हैं। तो इसके मायने क्या है? अगर प्रधानमंत्री सवालों से परे हैं तो दरअसल लोकतंत्र बेहद कमजोर स्थिति में है, और लोगों का शासन जो कहा जाता है वो लोगों का शासन बस एक मिथकीय कल्पना मात्र रह जाता है। लोगों का शासन हुआ कैसे? अगर जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कह दे कि मुझसे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, तो भाई लोग किससे अपनी चिंताएं जाहिर करें? आपने लोगों से कहा कोरोना टाइम में कि भाई ताली बजाओ थाली बजाओ, लोगों ने वो कर दिया, लोग तो पूछेंगे ना इससे फायदा क्या हुआ? तो मीडिया सवाल नहीं पूछ सकता है, पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने उस स्थिति में मीडिया को पहुंचा दिया है। संसद के अंदर अगर सदन के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह देते हैं ये अर्बन नक्सलाइट है। लोग अगर सवाल पूछते हैं जमीनों पर आकर प्रदर्शनों के जरिए तो उन्हें आप कुचल देते हैं। यूनिवर्सिटीज में छात्र आंदोलन और छात्र नेताओं की जो स्थिति है वो आप सबके सामने जाहिर है कि किस तरीके से प्रदर्शनों को कुचला जा रहा है। मतलब सवालों की जगह ही नहीं है, और सवालों की जगह का ना होना जो है वो लोकतंत्र का ना होना होता है। बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, डॉलर का रेट जो है 90 रुपए, $1 जो है 90 से ज्यादा रुपए पर पहुंच गया है। हम तेल किससे खरीदेंगे ये डिक्टेशन हमको अमेरिका से मिल रही है, लेकिन हम सवाल ना पूछें। सबसे जो कुकृत्य वाला व्यक्ति था जेफरी एप्स्टीन, उसकी जो फाइल्स आई एप्स्टीन फाइल्स, उसमें नाम आता है भारत के मंत्री का, हरदीप पुरी का, नाम आ गया नरेंद्र मोदी का, लेकिन हम सवाल ना पूछे। बलात्कार की घटनाएं डेली बढ़ रही हैं। 2021 का आंकड़ा है एनसीआरबी का कि 86 बलात्कार की घटनाएं रोजाना लॉज हो रही हैं, शिकायत दर्ज हो रही हैं। कितनी तो ऐसी होंगी जो लॉज ही नहीं हो रही हैं, हम सवाल ना पूछें। कई ऐसे मामले हैं जब जो दलित दूल्हा होता है वो घोड़ी पर बैठ जाता है तो उसके साथ हिंसा की घटना होती है, हम सवाल ना पूछें। हमने देखा इसी देश के अंदर आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, हम सवाल ना पूछें। इसी देश के अंदर गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडे हैं वो हत्याएं कर देते हैं, लेकिन हम सवाल ना पूछें। अभी अभी की घटना है, उत्तराखंड में कोटद्वार में एक मुस्लिम की दुकान है जो लगभग 30 सालों से है। कुछ नौजवान हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व के रक्षक जो हैं वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं तुमको नाम बदलना पड़ेगा, हिंसा करने लगते हैं, लेकिन सवाल ना पूछा जाए। अगर सवाल नहीं पूछना है या सवालों का जवाब नहीं देना है तो कुर्सी छोड़ दीजिए। कौन सी मजबूरी है कि आप कुर्सी से बंधे हुए हैं? दूसरी बात पे आते हैं। निशिकांत दुबे साहब जो हैं वो अग्निवीर का भी जिक्र उन्होंने किया। राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहते हैं, तो अर्बन नक्सल राहुल गांधी हैं, इस बात को साबित करने के लिए वो कहते हैं भाई वो अग्निवीर का जिक्र करके जो युवा जो हैं वो आर्मी में शामिल हो रहे हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोई किसी के भड़काने से कोई थोड़ी भड़क जाएगा। आपकी नीतियां युवाओं के हित में है क्या? शहीद का दर्जा मिलता था, एक इमोटिव जुड़ाव होता है आर्मी के साथ, आपने उस जुड़ाव को ही खत्म कर दिया। आप अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं देते। 15, 17, 20, 25 साल की नौकरियां होती हैं आर्मी में, उसे आपने 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे महदूद कर दिया। कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो 4 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी के बाद फुल टाइम सर्विस कर पाएंगे? तो आपने तो सपने की हत्या कर दी, एक इमोटिव जुड़ाव जो होता है उसकी हत्या कर दी। इस पर सवाल ना पूछे जाए। और सवाल तो नेताओं ने तब पूछा जब जमीन पर प्रदर्शन हुए और युवाओं ने कहा कि हमारे हित के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे साथ गलत किया गया है। जब देश के युवा सड़कों पर हों तो उन युवाओं की आवाज कोई नहीं बनेगा क्या? मीडिया को तो गोदी मीडिया में आपने तब्दील कर दिया है। मीडिया तो अब जनता की आवाज बन नहीं रहे हैं। क्या जो दूसरे नेता हैं नुमाइंदगी जो करते हैं लोगों की, वो भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं?
और अग्निवीर के बारे में जिक्र करके आर्मी का मनोबल टूट जाता है या युवाओं का मनोबल टूट जाता है। अरे मनोबल तो तब टूटता है जब आपके पास लगातार फोन कर रहे थे एमएम नरवणे और कह रहे थे कि क्या एक्शन लिया जाए बताएं, लेकिन उनको समय पर बताया नहीं गया। 2, 2.5, 3 घंटे के विलंब के बाद कहा गया जो उचित समझो वो करो। और उस किताब का जिक्र जब सदन के अंदर होता है तो आप कह देते हैं आप जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिश नहीं हुई तो किताब आ कैसे गई? भाई किताब रोकी गई है। क्यों रोकी गई है? क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उस किताब के अंदर है। क्यों डर रहे हैं आप? एक्स आर्मी चीफ की किताब को पब्लिश होने से, सर्कुलेट होने से क्यों डर रहे हैं आप? मतलब कोई जानकारी जनता को मिले ही नहीं। जो लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं वो मनोबल तोड़ रहे हैं, लेकिन जब डिसाइसिव समय पे आप डिसीजन नहीं ले पाए तो मनोबल बड़ा बूस्ट हुआ था। और फिर आप कहते हैं कि सवाल ना पूछो। तीसरी बात करते हैं। एक निशिकांत दुबे का कहना यह है कि जो बड़े बड़े देश के बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं उनका बड़ा बड़ा जो सम्मान है वो नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। मोटे तौर पे कहें तो विदेशों में डंका बज रहा है। सोशल मीडिया पे हम सब लोगों ने ये बातें सुनी हैं। तो उसी बात की एक पुनरावृत्ति या ट्रांसलेशन जैसा निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। जिस प्रधानमंत्री को आप समझिए कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो बड़ा अवार्ड मिलता है या आप समझिए कि सम्मान है वो इस प्रधानमंत्री को मिला, जिस प्रधानमंत्री के कारण आज इतने पूरा दुनिया G20 हो, G7 हो, जहां भी जाते हैं कोई कहता है प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है। इवन ट्रंप जैसे लोग जो है बार-बार कहते हैं कि दोस्त है। अब इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ जो है ना राहुल सिंह, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस दौरान राहुल सिंह ने कहा था कि हम एक दुश्मन नहीं बल्कि 3 दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ रहे थे। एक दुश्मन पाकिस्तान था, दूसरा चाइना था जो लगातार लाइव अपडेट पाकिस्तान को भेज रहा था, तीसरा तुर्की। मतलब 3-3 देश हमारे खिलाफ एक ऑपरेशन के बाद हो गया। और हम ये कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन मैंने आतंकवाद के खिलाफ किया है। तो आतंकवाद का समर्थक देश तो चाइना नहीं है, आतंकवाद का समर्थक देश तो तुर्की भी नहीं है। फिर चाइना या तुर्की जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में कैसे चला गया? आपने जब डेलीगेशन भेजा तो कितने देशों ने बड़ी मुखरता के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ आपका साथ दिया? अगर वो साथ आपको मिला ही नहीं तो किस तरीके का डंका बज रहा है? और इस बारे में सवाल ना पूछा जाए। चलिए एक और बात सुनिए। पासपोर्ट की बात होती है कि पासपोर्ट हमारा बड़ा मजबूत हुआ है मोदी जी के आने के बाद। 85वें 85th नंबर पर है इंडियन पासपोर्ट। अगर पावरफुल पासपोर्ट्स की बात करें, जो मिलेनियर्स हैं वो लगातार देश को छोड़कर पलायित हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। 2022, 23, 24 यही ट्रेंड रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मिलेनियर का जो पलायन है, माइग्रेशन है, और वर्ल्ड में हाईएस्ट है ये। तो क्यों जो सबसे अमीर लोग हैं आपके वो माइग्रेट हो रहे हैं? विदेशों में डंका अगर बजता है तो देश का भला होना चाहिए ना। और देश का भला अगर हो रहा है तो देश के लोग देश में रहेंगे। ब्रेन ड्रेन की समस्या हम स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अभी तो वेल्थ ड्रेन हो रहा है। वेल्दी लोग जो हैं, बहुत धनाढ्य लोग जो हैं, जिनके पास सत्ता भी है, जिनके पास ताकत है, दरअसल जिनके पास संसाधन है, वो लोग इस देश को क्यों छोड़कर जाना चाह रहे हैं? अपने ऐसा क्या माहौल बना दिया है? सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। निशिकांत दुबे जी को लगता है आप नहीं देंगे। अच्छा, निशिकांत दुबे ने फिर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, और आप कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप ने क्या कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद? कि सीज फायर मैंने करवाया, मैंने व्यापार का हवाला दिया कि व्यापार करना चाहते हो तो युद्ध रोको और युद्ध मेरे कहने पर रुको। ये ट्रंप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या आपने इस बात की मुखालफत की? एक बार नहीं, कई बार ट्रंप ने लगातार रिट्रेट किया कि मेरे कहने पे सीज फायर हुआ। आपने तो उसकी मुखालफत नहीं की। आपके तरफ से तो कोई बयान नहीं आया कि ट्रंप गलत कह रहे हैं, ट्रंप फूहड़ बात कर रहे हैं, ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। आप तो नहीं कह रहे हैं, तब तो माना जाएगा ना नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैंने कहा कि रशिया से तेल मत खरीदो, वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा तुमको। हमने क्या उसके बारे में कर लिया? क्या बयान हमने जारी किया? यूएस ट्रेड डील होता है, आप पहले बताते नहीं हो। ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमें पता पड़ता है कि यूएस ट्रेड डील में क्या क्या चीजें हो रही है, उसमें कितने फार्म इंटरेस्ट का, डेयरी प्रोडक्ट्स का कितना इंटरेस्ट देखा गया, कितना उनका ख्याल रखा गया, वो माइन्यूट डिटेल्स हमको कब मिलने वाली थी? 3% टैरिफ लगता था हमारे ऊपर, वो बढ़ के 50% तक हो गया। पेनल्टी टैरिफ भी लगा हमारे ऊपर 25% के बाद 25% का, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। इसके बाद अब घटा के 18% हुआ। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई जीत हो गई। कैसी जीत भाई? 3% लगता था, 18% पर आ गए।
ये तो मामला वो हुआ कि 15 रुपए के किसी सामान की कीमत पहले 25 कर दीजिए, और जब उस पर बड़ा हो हल्ला हो, लोग परेशान हो जाएं कि वे 15 की मिलती थी या 25 की मिलने लगी, तब उसको 22 रुपए कर दीजिए। अब तो लोग खुश होंगे क्योंकि उन्हें लगेगा 25 का सामान 22 में मिल रहा है। लेकिन दरअसल क्या हुआ है, 15 का सामान 22 में मिला है। इस तरह की खुशी हम मनाएं और इस तरह से हम कहें कि नरेंद्र जो है वो बड़ा जीत रहे हैं विदेशी फ्रंट्स पे, ये तो नरेंद्र सरेंडर वाली ही बात है ना। और अगर सवाल पूछा जा रहा है, अगर गलत है सवाल, तो आप उसका जवाब दे दीजिए, क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, यही तो आपका काम है, यह आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। और बात कर लेते हैं, केवल विदेशी फ्रंट की बात नहीं है, देश के अंदर की बात करें। मैंने आपको बलात्कार का आंकड़ा दिया था, 2021 एनसीआरबी का डाटा यह कहता है 86 बलात्कार के मामले डेली दर्ज हो रहे थे, लॉज हो रहे थे। जो लॉज नहीं हो रहे थे वो तो कितने होंगे पता नहीं। यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो हैं खुलेआम घूमते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं महिलाओं के बारे में, आपकी पार्टी की महिलाओं के बारे में भी बोला, आपके बारे में बोला, तत्कालीन जो कैबिनेट मंत्री थे उनके बारे में बोला। क्या एक्शन ले लिया गया उनके खिलाफ? उग्र हिंदुत्ववादी जो ग्रुप्स हैं वो खुलेआम तलवारें बांट रहे हैं, क्या एक्शन ले लिया गया उनके खिलाफ? खुलेआम गोडसे का महिमा मंडन होता है, खुलेआम गांधी को गाली दी जाती है। आप तो गांधी की मूर्ति के आगे शीश झुकाते हैं ना, क्या एक्शन ले लिया आपने गोडसे का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ? तो आप तो दरअसल अन्याय, क्रूरता, अत्याचार और जो सांप्रदायिकता है उसके खिलाफ सरेंडर ही दिखते हैं। तो विदेशी फ्रंट से लेकर देसी फ्रंट्स तक हर जगह आप सरेंडर दिख रहे हैं। ऐसे आरोप तो हैं ही। इन आरोपों के आधार पर अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपका फर्ज क्या बनता है? फर्ज तो आपका यही बनता है कि आरोपों को निराधार केवल बता देने की जगह स्पष्ट तौर पर तथ्यात्मक जवाब आप दीजिए, ताकि वो सवाल खत्म हो जाए। लेकिन आपको सवाल नहीं पसंद, आपको जवाब देना नहीं पसंद, तो आपको पसंद क्या है? सवाल पूछना और जवाब देना, ये तो लोकतंत्र का बेसिक, लोकतंत्र अगर चल रहा है तो उसका बेसिस तो यही है ना कि लोग सवाल पूछ पाए, उनको जवाब मिल पाए। एक घटना मुझे याद आती है, जवाहरलाल नेहरू की घटना है, पहले प्रधानमंत्री थे। एक बुढ़िया उनके पास आती है, उनका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि देश आजाद हो गया, तुम प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? नेहरू क्या कहते हैं? नेहरू ये बोलते हैं कि तुम देश की प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर ये पूछ पा रही हो, तुम्हें ये मिला। और क्या फायदा हो गया आजादी आने से? यही तो कि हमारी ताकत बढ़ गई, लोगों की ताकत बढ़ गई। अब लोगों के ऊपर जो लोग शासन कर रहे हैं वो उनका दमन नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो लोगों की मॉनिटरिंग में रहेंगे, लोगों के सवालों की मॉनिटरिंग में रहेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, लोगों के सवालों का जवाब दे सके। तो साहब, जब कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि फलाना आदमी सवालों से परे हो गया है, तो मान लीजिए कि उसके पास कोई जवाब है नहीं और वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है सवालों के चारों ओर। तो उस अपनी उकताहट से निकलने के लिए, उस कैद से निकलने के लिए सवालों के, वो चाहता है कि उससे सवाल ही ना पूछे जाए। लेकिन सवाल पूछना ही लोगों की ताकत है लोकतंत्र के अंदर। तो जब कोई कहे कि सवालों से परे हो गए प्रधानमंत्री, तो आप समझ लीजिए कि दरअसल आपके साथ खेला जा रहा है, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ होता क्यों है? ये खिलवाड़ तब होता है जब आप नागरिक बनना छोड़कर किसी नेता के फैन बन जाते हैं या किसी नेता के समर्थक मात्र बन जाते हैं। आप उनके कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ तो क्या सलूक होता है? यही ना, जो कह दिया वो करो, सवाल पूछने की आजादी नहीं है। तो निशिकांत दुबे एक नेशनल टीवी स्टूडियो में बैठकर इसी बात को प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक ये है कि जो पत्रकार के रूप में वहां पर मौजूद हैं, रजत शर्मा जी, वो इसको रिबेटल नहीं करते हैं, वो इस पे सवाल नहीं लेते कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सवालों से परे हैं। एक बात और दुखद है कि उस स्टूडियो में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो इस बात पर तालियां बजा रहे हैं। तो शायद वो जो भीड़ है वो बुलवाई जाती होगी किसी खास तरीके से, शायद हो सकता है। और अगर वो आम लोग हैं, अपनी मर्जी से वहां गए हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि कोई भी आदमी हमारा मालिक नहीं है लोकतंत्र के अंदर, चाहे वो कोई भी हो। मालिक हम हैं, आप हैं, एक एक व्यक्ति मालिक है। तो जो मालिक होता है वो सवाल पूछेगा कि हमारे फंड्स जो आपने कहा था कि पीएम केयर्स में डालो, उन फंड्स का क्या हुआ? उन फंड से किनकी केयर हो रही है? तो सवाल पूछते रहिए। सवाल पूछते रहेंगे तो लोकतंत्र बहाल रहेगा, यही तकाजा है। और सवाल पूछने बंद हो जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।
लोकतंत्र खत्म होगा तो सत्ता चलाने वाले लोग, शासन करने वाले लोग जो हैं, उनको एक खुली छूट मिल जाएगी आपके दमन की। तो अपने दमन की खुली छूट किसी को मत दीजिए, सवाल पूछते रहिए, हम तो पूछते रहेंगे आपके साथ मिलकर। आपके कौन कौन से सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दीजिए। शुक्रिया।